हेलो व्यूअर्स, दिस इज नितिका। वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। तो आज हम करने वाले हैं मेन वर्ब। लास्ट वीडियो में हमने वर्ब के बारे में जाना था, वर्ब से क्या क्या टाइप्स होते हैं सब हमने जाना था। ठीक है, तो आज हम मेन वर्ब पे फोकस करने वाले हैं। मेन वर्ब हम बात करें, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था लास्ट वीडियो में कि मेन वर्ब जो है वो दो तरह की होती है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। लेकिन जबकि अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करें तो ये फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती, इनके ऊपर टेंस का सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो फाइनाइट वर्ब्स दो तरह की होती हैं, हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या होती हैं। सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो कि अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, वो ट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव वो होती है जो कि ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। पता कैसे चलेगा हमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट होता है कोई भी नाउन या प्रोनाउन। कोई भी नाउन या प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ठीक है, नाउन प्रोनाउन तो सब्जेक्ट भी होता है, तो पता कैसे चलेगा? उसके लिए वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन आते हैं उनको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब के जस्ट बाद, ओके, जैसे कि रिप्लाई ऑफ व्हाट और हुम का रिप्लाई जो अगर हम वर्ब से पूछें, क्वेश्चन करें व्हाट और हुम, उनका जो भी रिप्लाई आएगा वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्ब के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन को भी हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि हम अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करें सेंटेंस में, तो जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारा स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है एंड उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो नाउन में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। अभी आप बात कीजिए वर्ब की। वर्ब यहाँ तो सब्जेक्ट, वर्ब से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे? वो सब्जेक्ट्स होंगे। वर्ब के बाद जो भी नाउन प्रोनाउंस होंगे वो क्या होंगे? हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, आप इसको अभी के लिए ध्यान रखिए। चलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करते हैं हम। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो कि अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो कि अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें, एग्जांपल के लिए आई लव यू, आई लव व्हाट नहीं मिला आंसर, लेकिन लव हुम आंसर मिला। यू मीन्स ये क्या है? हमारी लव क्या है? लव एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आई टीच हुम यू आंसर मिला, मीन्स दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कौन सी वर्ब्स लेती है? ट्रांजिटिव। तो डेफिनेटली टीच क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ऐसे ही आई हैड बर्गर, ठीक है, मैंने बर्गर खाया था। तो इसमें जो बर्गर है, आई हैड व्हाट का आंसर आपको मिल रहा है बर्गर खाया था, मीन्स बर्गर क्या है? ये बर्गर क्या है? नाउन प्रोनाउन है और वो हैड का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हैड जो वर्ब है वो भी क्या है? वो भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, चलिए हम बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स की। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। भाई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो क्या आएगा? चलो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ही इज गोइंग टू स्कूल, इसमें वर्ब क्या है अगर हम पहचाने तो? वर्ब है गोइंग। वर्ब गोइंग है, इज भी वर्ब है लेकिन इज हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, तो इज हेल्पिंग वर्ब है। हम बात कर रहे हैं मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब हमारा गोइंग है। तो गोइंग से पूछो व्हाट, आंसर मिलेगा? नहीं। अगर हम पूछे हूं तो भी आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ये जो टू स्कूल वर्ब के बाद जो आया है, क्या ये ऑब्जेक्ट है इसका? जी नहीं। वर्ब से जब हमने दो क्वेश्चन पूछे, एक व्हाट पूछा और whom पूछा, तो दोनों का ही हमें आंसर नहीं मिला। एंड वर्ब के बाद कुछ लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है ये हमें नहीं पता, चलो जानने की कोशिश करते हैं। वैसे हमें जनरली पता है कि स्कूल क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बीच में टू आया। टू क्या है? टू हम सबको पता है प्रेपोजिशन होती है। ठीक है, टू क्या है यहाँ पर? टू प्रेपोजिशन। ओके, अब टू प्रेपोजिशन है, आपको ये भी पता होगा प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उनके ऑब्जेक्ट्स आते हैं।
ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद उनके ऑब्जेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। सो ये टू प्रेपोजिशन है, तो ये स्कूल नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट हुआ, ये हुआ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, सो ही इज गोइंग टू स्कूल में गोइंग का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, स्कूल एक नाउन लिखा तो हुआ है, वो किसका ऑब्जेक्ट है, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रादर देन इसका गोइंग का। ओके, चलो, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, वेंट यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद अगर मैं पूछूं इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो दो क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट और हुम। मैंने पूछा आई वेंट व्हाट, नहीं मिला आंसर, हुम, वेंट हुम, इसका आंसर भी नहीं मिला। यहाँ पर किसका आंसर दिया है, वेयर का आंसर दिया, और वेयर वाले तो ऑब्जेक्ट होते नहीं है। ठीक है, तो आई वेंट टू दिल्ली, अगेन सेम बात है, यहाँ पर हमने क्या लगाई है, यहाँ पर हमने प्रेपोजिशन यूज की है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो दिल्ली यहाँ पर नाउन तो है, बट वो किसका ऑब्जेक्ट है, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रादर देन वर्ब का। तो दीज आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जो कि अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, उनको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जबकि जो वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं वो क्या है, वो सारी के सारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के तीन टाइप्स होते हैं, जेरेंड, पार्टिसिपल एंड इंफिनिटिव। तो सबसे पहले हम जेरेंड की बात करते हैं। जेरेंड होता क्या है, आप लोगों ने बहुत सारी वर्ब्स देखी होंगी, मेन वर्ब्स देखी होंगी जिनके पीछे हम आईएनजी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जनरल से बात करते हैं, प्लेइंग, एग्जाम्पल के लिए प्लेइंग, स्टडिंग, वॉचिंग, ये सब क्या है, ये सब V1 प्लस आईएनजी है। ठीक है, ये सारी की सारी V1 प्लस आईएनजी। सो यहाँ पर तो ये क्या करे, ये वर्ब का ही काम करे, लेकिन जेरेंड क्या होता है, जब ये V1 प्लस आईएनजी वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करे तो हम क्या बोलेंगे, उसको जेरेंड बोलेंगे। अगर ये V1 प्लस आईएनजी कहीं पर भी कोई भी V1 प्लस आईएनजी अगर वर्ब का काम ना करके जेरेंड यानी कि नाउन का काम करे तो हम उसको जेरेंड बोलेंगे। मतलब V1 प्लस आईएनजी when acts as a noun, when acts as a noun, तो वो क्या कहलाएगा, तो उसको हम जेरेंड कहेंगे। ओके, अब आपको पता ही होगा कि जेरेंड जो नाउन जो होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। नाउन के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मेनली दो यूज होते हैं सेंटेंस के अंदर नाउन के। सबसे पहले तो नाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, और नाउन ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये V1 प्लस आईएनजी नाउन की तरह एक्ट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं, तो ये जेरेंड हो, तो हम बोल सकते हैं कि जेरेंड है वो किसकी तरह वर्क करेगा, वो सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है। जेरेंड कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, बोल सकते हैं। ओके, सो जेरेंड क्या हुआ, जेरेंड हुआ वो V1 प्लस आईएनजी जो कि नाउन की तरह एक्ट करे, और क्योंकि वो नाउन की तरह जब एक्ट करेगा तो सब्जेक्ट नाउन होते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी नाउन होते हैं। इसका मतलब फिर क्या होगा, वो जेरेंड जो होता है वो सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई love drawing and painting. I love dancing. इसमें हो क्या रहा है, लव एक वर्ब, ठीक है, वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स मैंने बताया, ऑब्जेक्ट्स होते हैं व्हाट और whom का रिप्लाई आफ्टर वर्ब। वर्ब से अगर हम पूछे व्हाट और whom तो जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। आई लव, मैंने पूछा व्हाट तो बोला डांसिंग एंड पेंटिंग, मीन्स ये क्या है भाई, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। सिमिलरली आई लव व्हाट, आई लव डांसिंग, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट होगा। और आप देख रहे हैं ड्रॉ एक वर्ब है, आईएनजी उसमें ऐड किया गया। सिमिलरली पेंट एक वर्ब है, उसमें आईएनजी ऐड किया गया है, V1 प्लस आईएनजी। सिमिलरली डांस एक वर्ब है, उसमें आईएनजी ऐड किया गया, तो यहाँ पर भी V1 प्लस आईएनजी है।
और दोनों के दोनों ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वेल एज डांसिंग, ये सारे के सारे क्या यूज कर, ये सारे के सारे एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यूज हो रखे हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट तो नाउन होगा, ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं। और नाउन में भी क्या, नाउन की तरह एक्ट कर ले, इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये जेरेंड हो जाएंगे, ठीक है। सो जेरेंड क्या होता है, जेरेंड V1 प्लस ING होता है जो कि नाउन की तरह एक्ट करता है। और क्योंकि वो एक नाउन है, क्योंकि वो एक नाउन है तो उसको हम एज ए सब्जेक्ट या फिर एज ए ऑब्जेक्ट हम उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देके हम उनको ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। अगर हम उन्हें सब्जेक्ट की तरह यूज करें तो कैसे लिखेंगे, walking is a wonderful exercise. Walking is a wonderful exercise. इसके अंदर walking यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट, ओके। सो walking एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। walk में हम walk क्या है, वर्ब है, ING यूज हुआ है, यानी क्या है हमारा, ये V1 प्लस ING है जो कि सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। वो सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। मीन्स ये हमारा नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम जेरेंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जेरेंड। अब हम देखते हैं और कहाँ कहाँ और क्या क्या कंडीशंस या फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जेरेंड की। जैसे कि हम जानते हैं जब भी प्रपोजिशंस यूज होती हैं सेंटेंसेस में तो प्रपोजिशंस के बाद उनके ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो जब प्रपोजिशंस के बाद भाई ऑब्जेक्ट आएंगे तो ऑब्जेक्ट तो नाउन होते हैं और जेरेंड हम उनकी जगह यूज कर सकते हैं, जेरेंड भी तो नाउन होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें, सो राम इज गुड एट स्विमिंग, राम इज गुड एट स्विमिंग। आप देख रहे हैं सेंटेंस में एट जो है प्रपोजिशन यूज हुई है और प्रपोजिशन के बाद उनके सब्जेक्ट्स आते हैं, तो हमने स्विमिंग यूज कर लिया, स्विमिंग इज V1 प्लस ING मींस ये जेरेंड हुआ, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो ये जेरेंड हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो जेरेंड होते हैं प्रपोजिशंस के बाद हम जेरेंड को यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। तो जेरेंड जो होते हैं, जेरेंड से पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं। अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, माई, आर, हिज, हर, योर, देयर, इसी सारे सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जो एडजेक्टिव्स पोजेशन शो करें, पोजेशन शो करें, किसी चीज पर हमारा हक शो करें, वो क्या होते हैं, वो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और जेरेंड से पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, my dad did not support me going out at night, ओके। सो इसके अंदर क्या है अगर हम जेरेंड ढूंढे, जेरेंड कहाँ पर है, जेरेंड भाई ये रहा, ठीक है, जेरेंड ये रहा। अब जेरेंड से पहले मैंने बोला पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आएंगे, तो मी तो आ नहीं सकता क्योंकि मी पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं होता है। मी क्या है हमारा, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आएगा, सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर माई यूज करेंगे, ओके। माई डैड डिड नॉट सपोर्ट माई गोइंग आउट एट नाइट, ओके। सो जेरेंड से पहले क्या है, हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं। अगर आपको पोजीशन शो करना है कहीं पर भी जेरेंड के पहले हमें कुछ वर्ड यूज करना है तो हम पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे और कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे हम इसके लिए, ओके। इसके अलावा जो ये वर्ड्स होते हैं जो मैंने लिखे हैं, लाइक एडिक्टेड टू, with a view to, look forward to, accustomed to, devoted to, prone to, used to, इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं इनके बाद हमेशा जेरेंड आता है, ठीक है। जैसे कि हम जेरेंड ना यूज करके डायरेक्टली V1 यूज कर लेते हैं क्योंकि टू समझ के V1, तो ऐसा नहीं होता है, इनके बाद हमेशा जेरेंड आता है। एग्जाम्पल के लिए, राम इज addicted to smoking,
तो ये क्या है, एडिक्टिव टू के बाद क्या आया, स्मोकिंग आया, जो कि जेरेंड है। जैसे कि एक और यूज कर सकते हैं, आई एम यूज्ड टू स्टडी, यूज्ड टू स्टडी एट नाइट। तो टू के बाद क्या है, स्टडी। तो ऐसा नहीं होता कि टू के बाद हमेशा V1 है, टू के बाद V1 प्लस ING भी आता है, जिसको हम जेरेंड बोलते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह से ना कर पाए तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि टू टू क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट्स आएंगे और ऑब्जेक्ट्स तो नाउन होते हैं। इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, V1 प्लस ING यूज कर सकते हैं, जो कि जेरेंड की तरह एक्ट करेंगे, यानी कि वो V1 प्लस ING जो कि नाउन की तरह एक्ट करेंगे, उन्हें हम टू के बाद यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा जेरेंड। इसके साथ ही हमारा जेरेंड खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो जेरेंड में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। इसके साथ साथ एक एक यूज, एक एक सेंटेंस आप बनाकर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जेरेंड का, ताकि हमें पता चले कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की बात करें सबसे पहले तो पार्टिसिपल होते क्या हैं। पार्टिसिपल्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि वर्ब या फिर एडजेक्टिव की तरह यूज होती हैं। पार्टिसिपल क्या होंगे, या तो भाई वो वर्ब की तरह एक्ट करेगा या फिर वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, उन्हें हम पार्टिसिपल करेंगे। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पर्टिकुलरली प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING होता है। ठीक है, V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, लेकिन कब, जब V1 प्लस ING या तो वर्ब की तरह काम करे या फिर वो एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो हम क्या बोलेंगे, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और यही V1 प्लस ING अगर नाउन की तरह काम करेगा तो जैसे अभी हमने पढ़ा, वो जेरेंड कहलाएगा। सो पास्ट की बात करें, पास्ट पार्टिसिपल में हम V3 यूज करते हैं एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, वो वर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। अब इसके अंदर V1 प्लस ING यूज हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद भाई मेन वर्ब आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, V1 प्लस ING वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। क्योंकि ये V1 प्लस ING वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, आई एम टीचिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन। अब इस सेंटेंस में क्या है, टीचिंग हमारा सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। V1 प्लस ING सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, मतलब वो क्या है, नाउन है। नाउन है तो वो क्या कहलाएगा, जेरेंड। यहाँ पर क्योंकि ये जो टीचिंग है ये क्या है, ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम जेरेंड बोलेंगे। ओके, सो जब हमारा V1 प्लस ING वर्ब की तरह या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे उसको। लेकिन जब वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, अब यहाँ पर आप बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आना जरूरी है। ओके, मेन वर्ब आना जरूरी है। इसको अब आई एम अ टीचर अगर बोलते तो हम वो नाउन बन जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टीचिंग क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर बात करें टीचिंग जो वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम करने की वजह से वो क्या हो गया, वो V1 प्लस ING क्या हो गया, हमारा जेरेंड बन गया। ओके, नेक्स्ट की बात करें, सो दे लुक लाइक डांसिंग ट्रीज। डांसिंग ट्रीज, इसके अंदर ट्रीज हमारा ऑब्जेक्ट है,
डांसिंग, डांसिंग क्या है? डांसिंग एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है डांसिंग। अब V1 प्लस आईएनजी यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, किसकी तरह काम कर रहे हैं? यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। V1 प्लस आईएनजी जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल। लेकिन कौन सा पार्टिसिपल? V1 प्लस आईएनजी कौन सा होता है? प्रेजेंट। सो ये क्या हो गया हमारा? इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, सो V1 प्लस आईएनजी जब वर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए आई एम टीचिंग में जो टीचिंग है वो वर्ब की तरह काम कर रहा है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। सिमिलरली दे लुक लाइक डांसिंग ट्रीज, इसके अंदर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो ये भी क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। लेकिन टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, इसके अंदर क्या है? टीचिंग जो है वो सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, मीन्स टीचिंग यहाँ पर नाउन है। और नाउन V1 प्लस आईएनजी जब नाउन की तरह काम कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको जेरेंड बोला जाता है। ओके, तो इसके साथ ही हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल खत्म होता है और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि जेरेंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जब V1 प्लस आईएनजी वर्ब या एडजेक्टिव हो तो क्या कहलाएगा? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? उसको जेरेंड बोल देंगे। ठीक है, सो अब हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? V3 होता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब वर्ब या फिर एडजेक्टिव की तरह काम करे तो हम उसको क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए राम हैज अनयूज्ड पेन्स। राम हैज अनयूज्ड पेन्स। अब इसके अंदर पेन्स हमारा ऑब्जेक्ट है, अनयूज्ड ये क्या है? V3 है। ठीक है, और ये उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है पेन्स के लिए। ये क्या किसकी तरह कर रहा है? ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो ये क्या हो गया? ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम और कुछ बोलना चाहें तो दे आर sold apples, दे आर सोल्ड एप्पल्स, ये ऑलरेडी बिक चुके हैं। ठीक है, सोल्ड जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव किसके लिए? एप्पल के लिए। सोल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, एप्पल्स को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर भी ये V3 है, V3 है और ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये भी हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पास्ट पार्टिसिपल। चलिए मूव करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। सो परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं? हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं जो कि वर्ब या फिर एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए राम having done his homework went to play। फुटबॉल। राम हैविंग डन हिज होमवर्क वेंट टू प्ले फुटबॉल। अब इसके अंदर हैविंग प्लस V3 यूज हो रहा है। ठीक है, हैविंग प्लस V3 होमवर्क के बारे में बता रहा है, होमवर्क को मॉडिफाई कर रहा है। होमवर्क क्या? वो उसने होमवर्क फिनिश कर लिया है, खत्म कर लिया है। ठीक है, उसने अपना होमवर्क कर लिया है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? क्या कर लिया है? होमवर्क। होमवर्क को मॉडिफाई किया जा रहा है विद दिस हैविंग प्लस V3 यानी कि हैविंग डन की हेल्प से। तो यहाँ पर हैविंग डन क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा तो क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल। लेकिन हैविंग प्लस V3 कौन सा पार्टिसिपल होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। हम इसे क्या बोल सकते हैं? क्या है हमारा? परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, सो इसके साथ ही हमारा पार्टिसिपल वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इन्फिनेटिव की तरफ। तो इन्फिनेटिव जो होते हैं वो नाउन की तरह एक्ट करते हैं। क्योंकि ये नाउन की तरह एक्ट करते हैं तो हम इन्हें एज ए सब्जेक्ट या फिर एज एन ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह के इन्फिनेटिव होते हैं, टू इन्फिनेटिव जिसको फुल इन्फिनेटिव भी बोला जाता है और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव।
ठीक है। बेयर मीन्स बिना टू के बोल सकते हैं आप। टू इन्फिनिटिव में टू प्लस वी वन यूज होता है, जबकि बेयर इन्फिनिटिव में टू यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वी वन यूज होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं इन्फिनिटिव नाउन की तरह एक्ट करता है, नाउन की तरह एक्ट करने की वजह से इसको हम एज ए सब्जेक्ट या फिर एज एन ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टू वॉक is a good exercise. To walk is a good exercise. इसमें जो टू वॉक है, टू प्लस वी वन, वो इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव है या फिर फुल इन्फिनिटिव। ठीक है। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करके देखें तो she went to play football. इसमें टू प्लस वी वन यहाँ पर भी यूज हुआ है, और ये क्या है, टू प्लस वी वन, ये भी हमारा टू इन्फिनिटी है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि टू प्ले, ऑब्जेक्ट तो ये है, तो ये तो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। इस केस में क्या है, हमारा टू हमारा प्रपोजिशन तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, एंड वर्ब के बाद जो भी इवन है यहाँ पर, हम इसको पूरे को ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। सो टू प्ले फुटबॉल, टू प्ले, ये क्या है, टू प्लस वी वन हमारा ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है। सॉरी, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा टू इन्फिनिटिव कहलाएगा। ठीक है। सो इस तरह से हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। बेयर इन्फिनिटिव की बात करें तो बेयर इन्फिनिटिव ऐसे एक्चुअली कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं, तो वहां पर हम डायरेक्टली वी वन का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जिनके बाद हम टू का यूज ना करके डायरेक्टली वी वन लगाते हैं। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं जो अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। वाई, वाई नॉट, बिड, लेट, मेक, सी, हियर, वॉच, नीड, डेयर, हेल्प, ये सारे के सारे वर्ड्स अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, ना कि टू इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल के लिए, शी मेड मी टू क्राई, शी मेड मी टू क्राई। मेक हमने देखा कि बेयर इन्फिनिटिव रहता है, तो मेड मी टू क्राई ना हो, क्या हो, शी मेड मी क्राई। लेट हिम टू डू द वर्क, नो, let him do the work. I made him to do the work, no, I made him do the work. Why to do this, no, why do this. ठीक है। सो ये हमारे ये बेयर इन्फिनिटिव, ये वो वर्ड्स हैं जो कि अपने बाद क्या लेते हैं, बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, टू इन्फिनिटिव का यूज नहीं होता है इन सारे वर्ड्स के बाद। सिमिलरली मैंने बताया, जैसे कि वाई वाला मैंने एग्जाम्पल, ऐसे ही वाई नॉट है, ये भी अपने बाद क्या क्या लेता है, बेयर इन्फिनिटिव लेता है, टू इन्फिनिटिव या फिर फुल इन्फिनिटिव नहीं लेता है। ठीक है। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि V1 प्लस ING, V1 प्लस ING जो है वो कई रोल प्ले करता है। जैसे V1 प्लस ING नाउन की तरह भी एक्ट करता है, वो वर्ब की तरह भी एक्ट करता है, साथ में वो एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट करता है। ओके। और जब वो नाउन की तरह एक्ट करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे जेरेंड बुलाते हैं। जब वो वर्ब और एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है तो हम उसे क्या बुलाते हैं, पार्टिसिपल बुलाते हैं। राइट। जेरेंड की तरह एक्ट करेगा, सॉरी नाउन की तरह एक्ट करेगा तो हम उसे जेरेंड बुलाएंगे, वर्ब और एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा तो हम उसे पार्टिसिपल बुलाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि कब V1 प्लस ING एडजेक्टिव या फिर वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है एंड कब वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है। एक और पॉइंट है, वो क्या है, टू प्लस V1, टू प्लस V1 एंड टू प्लस V1 प्लस ING। हमने अभी अभी देखा कि फुल इन्फिनिटिव में हम क्या यूज करते हैं, टू प्लस V1 का यूज करते हैं फुल इन्फिनिटिव में, एंड टू प्लस V1 प्लस ING, याद है मैंने बताया था अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, इनके बाद क्या है V1 प्लस ING यानी कि जेरेंड यूज होता है। ठीक है। तो कौन सा वाला कहाँ पर वैलिड होगा, ये कैसे पता लगे, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन का पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा इन्फिनिटिव,
इंफिनिटिव है, और यहाँ पर ये क्या है, वी प्लस आई एन जी जेरेंट है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट आपके लिए हो सकता है। इन सारी कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स सीनियर्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। एंड अगली वीडियो में हम ये सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, जिससे कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कहाँ पर हमें 2+V1 का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर 2+V1 प्लस ING का यूज होगा, एंड कब V1 प्लस ING पार्टिसिपल की तरह एक्ट करेगा और कब V1 प्लस ING जेरेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।